हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना राव नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? तो देखिए, फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें स्त्री का अंडा और पुरुष का शुक्राणु एक साथ मिलता है। जब महिला का एग और पुरुष का स्पर्म एक साथ मिलते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया से जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं जाइगोट। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे पूरे डिटेल में कि आखिर ये प्रोसेस होता कैसे है। अब जो फीमेल एग्स होता है, फीमेल एग्स, उसको बोलते हैं फीमेल गैमेट्स। और जो मेल स्पर्म होता है उसको बोलते हैं मेल गैमेट्स। अब फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स जब आपस में मिलते हैं तो इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की वजह से बनता है जाइगोट। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं जब वो मिलते हैं तो उससे फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन की वजह से ही जाइगोट का निर्माण होता है। अब इसको समझने के लिए, इस प्रोसेस को पूरा समझने के लिए हमको जो फीमेल एग होता है और मेल स्पर्म होता है उसके बारे में समझना पड़ेगा। तो फीमेल एग कुछ इस तरह का होता है और इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। और इस फीमेल एग के ऊपर एक लेयर होती है, ऐसी लेयर होती है जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ये जोना जो पेलुसिडा होती है इसके ऊपर भी एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। अब ये जो आउटर कवरिंग होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है एग की, ये जो कोरोना रेडिएटा है इसमें पूरी तरह से एसिड भरा होता है। कौन सा एसिड रहता है? इसको बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड। ये जो हाइलुरोनिक एसिड होता है इसकी वजह से ही कोरोना रेडिएटा का जो पूरा इन्वायरमेंट होता है, मतलब एग का जो बाहरी पूरा आवरण होता है वो एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइलुरोनिक एसिड चारों तरफ से रहता है। तो ये यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब हम थोड़ा सा स्पर्म के बारे में जान लेते हैं। स्पर्म जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अब इसमें ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं हेड। इस पार्ट को कहते हैं मिड पीस या फिर बॉडी, और इसको कहते हैं टेल। तो जो स्पर्म होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। अब इसमें भी यहाँ पे हेड में न्यूक्लियस होता है और ये जो बॉडी वाला पार्ट है यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो स्पर्म होता है उसको हमेशा एनर्जी देता रहता है। उसमें एनर्जी जनरेट होती है जिसकी वजह स्पर्म क्या करे, वो आगे बढ़ सके। और ये जो लास्ट में टेल होती है ये स्पर्म को मोबिलिटी देती है, मतलब उसको गतिशीलता प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से स्पर्म फास्टली मूव करता है, अपनी ट्रेवलिंग कंप्लीट करता है। इसके साथ ही जो ये हेड होता है, हेड पे यहाँ पे जो हेड का सबसे आगे वाला पोर्शन होता है यहाँ पे एक ऐसे कैप होता है। यहाँ पे इस तरह से कैप होता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम कैप। ये जो एक्रोसोम कैप होता है इसमें अल्कलाइन होता है। कौन सा अल्कलाइन होता है? एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं हाइलुरोनिडेज एंजाइम। कौन सा होता है? इसका नाम होता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। अब ये जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है ये अल्कलाइन होता है। क्या होता है? अल्कलाइन होता है। यहाँ पे हमने देखा कि जो एग होता है, एग के बाहर की जो लेयर होती है उसमें जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। किस वजह से होता है? जो हाइलुरोनिक एसिड होता है उसकी वजह से। और यहाँ पे जो स्पर्म होता है, स्पर्म में जो उसका हेड वाला पार्ट होता है, जहाँ पे हेड के आगे वाले पार्ट में कैप बनी होती है, वहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका एनवायरमेंट कैसा होता है? अल्कलाइन होता है। किस वजह से? क्योंकि वो जो एंजाइम होता है वो हाइलुरोनिडेज नाम का एंजाइम, वो उसकी प्रकृति कैसी होती है? अल्कलाइन होती है। अब इन दोनों
दोनों का भी एक बहुत अच्छा संयोग है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन इसके पहले अब हमको यूट्रस का कुछ स्ट्रक्चर जानने की जरूरत है, तभी हम जान पाएंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे हम यूट्रस का एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये सब हो जाए यूट्रस है। यूट्रस में ये दोनों साइड हो गई फैलोपियन ट्यूब और ये हो गई दोनों साइड ओवरी। अब ये जो ओवरी है और फैलोपियन ट्यूब है, यहीं पे सारा फंक्शन होता है। किस तरह से, जैसे हम बात कर रहे हैं एग की, एग कहाँ से आता है ये हमको समझना है। तो एग निकलता है ओवरी से, ये ओवरी है। ओवरी से जब ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, ओव्यूलेशन का प्रोसेस किसे कहते हैं, जब मेंस्ट्रुअल पीरियड का 14वां दिन होता है तो उस दौरान ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। अब ओव्यूलेशन का प्रोसेस कैसे होता है, उसमें कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं और वो कैसे अपना फंक्शन करते हैं, अगर इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है तो मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो जो ये प्रोसेस है ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा। अभी हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो इसको हम शार्ट में लेंगे। तो यहाँ पे ओव्यूलेशन की बात कर रहे थे क्योंकि हमको समझना है ये कहाँ से आता है। तो एक यहाँ जो ओवरी होती है वहां से निकलता है, जो मेच्योर एग होता है, ये यहाँ से रप्चर होके बाहर आता है और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जो जिसको हम फिम्ब्रियो बोलते हैं और वो फिंगर की तरह होता है। तो ये जो फिम्ब्रियो होती है ये एग को कैच कर लेता है और कैच करके फिर ये क्या करता है कि एग को यहाँ से लेके जाता है कहाँ पे, जो फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला वाला पार्ट है, यहाँ पे होता है एम्पुला, एम्पुला वाले पार्ट में लेके जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी होती है वो किस तरह से होती है, इसमें जब एक फैलोपियन ट्यूब में आता है, फिम्ब्राइज को कैच करके लाती हैं, तो यहाँ से जो सिलियरी मसल्स होते हैं जो फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती हैं, जो सिलियरी छोटी छोटी सिलियरी मसल्स होती हैं उसमें सिलियरी मूवमेंट भी होता रहता है। तो जो एग होता है वो सिलियरी मूवमेंट के थ्रू आगे की तरफ बढ़ता रहता है, वो एक तरह से उसको पुश करती हैं। तो एक धीरे 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 यहाँ पे जाके रुक जाता है, यहाँ पे स्टेबल हो जाता है। अब यहाँ पे जब वो स्टेबल होता है तो वो वेट करता है किसका, स्पर्म का। अगर उसको स्पर्म मिल गया तब तो फर्टिलाइज हो जाता है। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि जो एग होता है वो कितने दिन तक स्पर्म का वेट करता है, इसका लाइफ स्पान हो गया। तो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 12 से 24 घंटे। अगर 12 से 24 घंटे के बीच जो ओवम है उसको स्पर्म मिल गया तो ये फर्टिलाइज हो जाता है। अगर मान लीजिए उसको नहीं मिला स्पर्म तो फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद ये यूट्रस में आएगा, यूट्रस के बाद ये आता है सर्विक्स में और वजाइना में, और जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं तो ये यूट्रस के थ्रू वजाइना के थ्रू बाहर हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक यहाँ पे स्टेबल है, अब इसको क्या चाहिए, अब इसको स्पर्म चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जो ये प्रोसेस होता है कि एक यहाँ से रिलीज हुआ ओवरी से और इसके बाद ये फिम्ब्रियो के थ्रू पहुंचता है एम्पुला में, उसी दौरान उसी टाइम ड्यूरेशन में एक और प्रोसेस होता है। वो कौन सा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होता है सर्विक्स के द्वारा। मतलब कि एक ही समय में दो काम होते हैं। पहला तो ये कि जो ओवम होता है वो रिलीज होकर पहुंचता है एम्पुला तक, और दूसरा ये होता है कि जो सर्विक्स होती है वो जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है उसको अंडर इन्फ्लुएंस रखती है और अपना जो इन्वायरमेंट होता है, जो सर्विस का इन्वायरमेंट होता है उसको पूरी तरह से अल्कलाइन बनाती है। अगर वो पूरी तरह से अल्कलाइन बनाती है तो इससे क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और एक बात कि जो स्पर्म होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए जो इन्वायरमेंट होता है वो अल्कलाइन होना चाहिए। अगर एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यहाँ पे नेचर ने इस तरह से बनाया हुआ है कि जो सर्विक्स होती है, जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है वो ओव्यूलेशन के बाद जब वॉर्म रिलीज होकर पहुंचता है कहाँ तक, एम्पुला तक, तो इस दौरान सर्विक्स भी अपना फंक्शन करती रहती है। वो अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरह से अल्कलाइन बना देती है ताकि अगर स्पर्म आए तो वहाँ पे सर्वाइव कर सके। लेकिन स्पर्म सबसे पहले कहाँ से जाता है, सबसे पहले वो वजाइना से जाता है। जब मेल और फीमेल के बीच फिजिकल रिलेशन बनते हैं तो उस दौरान इजैकुलेशन होता है और इजैकुलेशन में बहुत सारे स्पर्म बाहर आते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि एक बार की इजैकुलेशन में कितने स्पर्म बाहर आते हैं। तो इसमें लगभग 60 to 120 मिलियन स्पर्म बाहर आते हैं जब इजैकुलेशन होता है तब। अब इतने ढेर सारे स्पर्म रहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे ही वो वजाइना के पोस्टीरियर फॉर्निक्स में इजैकुलेट होते हैं तो वहीं पे कुछ जो स्पर्म होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वजाइना का जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक होता है और स्पर्म को सर्वाइव करने के लिए एनवायरनमेंट अल्कलाइन होना चाहिए। वजाइना का जो एनवायरनमेंट है वो इसलिए एसिडिक होता है ताकि उसमें कोई भी बैक्टीरिया जल्दी से ग्रोथ ना कर सके। तो वहाँ पे जैसे ही स्पर्म आते हैं
इजैकुलेट होते हैं तो बहुत सारे स्पर्म वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनका जो इन्वायरमेंट है होता है उसकी वजह से। अब बहुत सारे स्पर्म वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गए। अब जो कुछ बचे हुए स्पर्म होते हैं वो पहुंचते हैं सर्विक्स में, और उसके बाद सर्विक्स में रह के ही वेट करते हैं किसका, एग का। अगर मान लीजिए ओवुलेशन नहीं हुआ है और ओवुलेशन के पहले ही स्पर्म वहां तक पहुंच गए हैं तो वो सर्विक्स में वेट करते हैं। सर्विक्स में जो स्पर्म होता है वो 2 से 3 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। कितना, 2 से 3 दिन तक खुद को जीवित रख सकता है और वो एक के लिए वेट कर सकता है। लेकिन अगर ओवुलेशन हो चुका है, एक पहले से ही यहाँ पे मौजूद है, तो फिर क्या होता है, ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। मतलब जो स्पर्म होते हैं जो सर्विक्स में हैं वो फिर आगे मूव करते हैं, इनकी जर्नी स्टार्ट होती है और ये बहुत फास्टली मूव करके पहुंचते हैं कहाँ तक, एम्पुला तक। जब ये सर्विक्स से निकलते हैं तो बहुत ढेर सारी संख्या में होती है, लेकिन मतलब सर्विक्स से लेके एम्पुला तक पहुंचने के बीच में ही बहुत सारे स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे कुछ उसमें होते हैं जो इमेच्योर होते हैं, कुछ बहुत वीक होते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट ना मिलने की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कम से कम 100 स्पर्म बच जाते हैं। कितने, कम से कम 100 स्पर्म बच जाते हैं। अब ये जो 100 स्पर्म होते हैं वो एक साथ फर्टिलाइजेशन का वर्क करते हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रोसेस होता है। कैसा होता है, जैसे अगर ये स्पर्म है, अब ये पहुंचा कहाँ पे, एग के पास, ये एग है, एग के पास ये स्पर्म पहुंचा। जब ये एग के पास स्पर्म पहुंचता है तो इसको अपना इन्वायरमेंट अपने अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया कि जो स्पर्म होता है उसको एल्कलाइन इन्वायरमेंट चाहिए। अगर एसिडिक इन्वायरमेंट है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो एग होता है, एग का बाहरी जो इन्वायरमेंट होता है वो एसिडिक होता है। किस वजह से, इस एसिड की वजह से, जो हाइलुरोनिक एसिड होता है उसकी वजह से। तो अब पहले इस इन्वायरमेंट को उसको चेंज करना है। इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए जो यहाँ पे एक्रोसोम कैप होता है जिसमें हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है, वो सिक्रेशन स्टार्ट करता है, वो एंजाइम अपना छोड़ने लगता है। तो जब एक साथ 100 स्पर्म क्या करते हैं, अल्कलाइन प्रोड्यूस करते हैं, तो जो ये कोरोना रेडिएटा की लेयर है ये धीरे धीरे क्या होती है, रिमूव हो जाती है। ये लेयर रिमूव हो जाती है, और जब ये लेयर रिमूव हो जाती है तो कौन सी लेयर बचती है, जोना पेलोसिडा बचती है। अब ये जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम है इसका एक और फंक्शन होता है कि जब ये कोरोना रेडिएटा को क्या करती है, रिमूव कर देती है, तो उसके बाद जो जोना पेलोसिडा वाली लेयर होती है इसमें इसको क्या करती है, सॉफ्ट बना देती है, थोड़ा मुलायम बना देती है, ताकि जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट होके अंदर जा सके। अब जैसे ही स्पर्म यहाँ पे पहुँचते हैं, बहुत सारे स्पर्म पहुँचते हैं यहाँ पे और अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि जो स्पर्म होते हैं वो किस जगह पे पेनिट्रेट करते हैं। तो इसका एक खास जगह होती है जिसको बोलते हैं ओलेमा। ओलेमा पूरे तरफ, चारों तरफ, एक के जो चारों तरफ लेयर होती है जिसको जोना पेलोसिडा बोलते हैं, उसमें चारों तरफ ओलेमा पाया जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है कि एक एग में सिर्फ एक ही स्पर्म इंटर कर पाता है। तो जो भी स्पर्म बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, या फिर जो स्पर्म बहुत मैच्योर होगा, या उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, या फिर जो पहले पहुँचेगा वो क्या करता है, वो पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही कोई पेनिट्रेट करना स्टार्ट करता है तो ओलेमा वाला पार्ट होता है वहाँ पे ये इंटर करता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये स्पर्म है, इसने इंटर किया। अब जैसे ही ये इंटर करता है तो इसका जो पीछे वाला पार्ट होता है जिसको हम टेल बोलते हैं, ये क्या होता है, ये यहीं पे खत्म हो जाती है, ये अंदर नहीं जाती है, सिर्फ इतना पार्ट ही अंदर जाता है, ये टेल वाला पार्ट नहीं जाता है। अब जैसे ही अंदर स्पर्म ने इंटर किया, एक स्पर्म जैसे ही इंटर करता है वैसे ही जो जोना पेलोसिडा की लेयर होती है वो हार्ड होना शुरू कर देती है और चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना देती है, जिसकी वजह से कोई दूसरा स्पर्म उसमें इंटर ना कर पाए। ये जो प्रोसेस होता है जोना पेलोसिडा का हार्ड होने का प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं जोना हार्डनिंग, या फिर हम इसको जोना रिएक्शन भी बोलते हैं, जोना रिएक्शन। तो ये दो चीजें होती हैं कि अगर जोना रिएक्शन पूछता है या फिर जोना हार्डनिंग पूछता है तो इसका मतलब यही होता है कि जैसे ही स्पर्म एग में इंटर करता है उसके साथ ही जो जोना पेलोसिडा होती है वो चारों तरफ से उसकी हार्डनिंग शुरू हो जाती है, ताकि जो दूसरा स्पर्म है वो उसमें इंटर ना कर सके। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो जोना पेलोसिडा होती है वो जब ब्लॉक होती है तो किस वजह से ब्लॉक होती है। यहाँ पे हमने बात की थी कि यहाँ पे प्रॉपर एक जगह होती है, पूरे जो लेयर होती है जोना पेलोसिडा की, उसमें चारों तरफ ओलेमा जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, एक पॉइंट होता है जहां से स्पर्म पेनिट्रेट करके अंदर जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एग है, अब एग में यहाँ पे
ओलिमा वाला पार्ट है, यहाँ से इसको हमने इंटर किया। अब ये एरिया जो होता है ये क्या होगा, ये ओलिमा कहलाएगा, ओलिमा कहलाएगा। अब इसी एरिया को उसको ब्लॉक करना है। जब ये एरिया ब्लॉक हो जाएगा तो चारों तरफ की जो लेयर होती है वो भी धीरे धीरे हार्ड हो जाती है जैसे ही इसको हम इंटर करता है। तो ये जो एरिया होता है ये किस वजह से ब्लॉक होता है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ कहीं पे पिक करके अंदर जाती है तो एक स्पेस बन जाता है। तो अगर ओलिमा जो है उसमें इसको हम इंटर किया है उसके थ्रू एक्स में, तो वहाँ पे एक पॉइंट तो बनेगा ही। तो अब उस पॉइंट को कैसे भरा जाता है, उस पॉइंट को भरने के लिए कॉर्टिकल ग्रेनुएल्स क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। जो ये कॉर्टिकल ग्रेनुएल्स होते हैं ये डिपॉजिट होके इस एरिया को भर देते हैं और फिर जो जोना पेलोसिडा का रिएक्शन होता है वो होता है। तो इसमें दो प्रोसेस एक साथ होते हैं। पहला तो ये होता है कि जोना पेलोसिडा की हार्डिंग शुरू हो जाती है और दूसरा जो ओलिमा वाला पार्ट होता है ये भी भरना शुरू हो जाता है। किसकी वजह से, जो कॉर्टिकल ग्रेनुएल्स होती हैं इनकी डिपोजिशन के वजह से। तो दो प्रोसेस इसमें एक साथ हुए। अब जैसे ही एक अंदर गया तो एक के अंदर इंटर होते हैं यहाँ पे जो फीमेल न्यूक्लियस है और इसमें जो मेल न्यूक्लियस है ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अब जब ये एक साथ मिले तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके बाद होता है सेल डिवीजन। अब ये दोनों न्यूक्लियस एक साथ मिलते हैं तो इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो आज के चैप्टर में हमने यही देखा कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, जिसमें हम देखेंगे सेल डिवीजन के बारे में। मतलब यहीं से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि जो ये सेल है ये कैसे डिवाइड होती है, कितने टाइम ड्यूरेशन में 2 सेल बनती है, फिर कब 4 बनती है, कब 6 बनती है, कब 8 बनती है। तो थोड़ा सा लेंदी है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।